हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल स्पेशल क्लास को स्टार्ट किए थे, जिसमें आज के क्लास में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थायी ऊतक का एक उदाहरण, यहाँ पर कौन सा जो है ये परमानेंट टिश्यू का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो रक्त, जाइलम, हड्डी या त्वचा। तो यहाँ पर जो दोस्तों परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक का उदाहरण है, ये जाइलम, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी दोस्तों, ये जो रक्त है आपका, ये कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। यहाँ पर हड्डी भी आपका संयोजी ऊतक है, और त्वचा भी जो है आपका दोस्तों संयोजी ऊतक है। जाइलम दोस्तों, ये आपका जाइलम, एक और नाम याद रखिए फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपका स्थायी ऊतक है। जाइलम का क्या काम होता है दोस्तों? तो जाइलम जो है ये पौधे में जल का परिवहन करता है, यानी जो पौधे में है जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। और फ्लोएम का क्या काम है दोस्तों? तो फ्लोएम का जो है ये पका हुए जो भोजन होते हैं, पौधे के द्वारा जो भोजन तैयार होता है, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है फ्लोएम। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो हृदय से, नसों से, तंत्रिका कोशिका से या बीटा कोशिका से। तो इंसुलिन का स्राव दोस्तों ये कहाँ से होता है? बीटा कोशिका से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बीटा कोशिका कहाँ पर पाया जाता है? तो बीटा कोशिका दोस्तों आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के पास ये पाया जाता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? बीटा कोशिका। तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर जो है कोशिका यानी सेल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोशिका का आकार और आमाप जो है वो अलग अलग कार्यों से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, ये भी यहाँ पर कथन सही है दोस्तों, कि कुछ कोशिकाओं में जो है आकार वो बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, हर कोशिका में जो है अपने अपने अलग अलग कार्य करने का क्षमता होता है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। यहाँ पर ये इसके जो है कोशिका के बारे में ये जो कथन है गलत हो जाएगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं, यहाँ पर जितने भी देह ऊतक है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिका जो है ऊतक विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, ये पैकेजिंग करना। जो भी आपका फूड पैकेज है, शरीर के अंदर जो भी आपका खनिज है या आपका ऊर्जा है, तो उसे क्या करता है? ये पैकेज करने का काम करता है। पैकेज करके या तो कोशिका के बाहर ले जाता है या कोशिका के अंदर ले जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा स्रावी करने का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सजीवों की जो मूल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कोशिका को कहते हैं। ये कोशिका का जो ये डिफिनीशन ही है दोस्तों, कि जो कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीवों की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते थे। ये डायरेक्ट जो है यहाँ डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, हेमीसेल्यूलोज की या लिग्निन की। तो कवक में जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये किसका बना होता है? तो ये काइटिन का बना होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और पौधे का जो कोशिका भित्ति बना होता है दोस्तों, ये किसका बना होता है? तो पौधे का जो कोशिका भित्ति है ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखें। कोशिका भित्ति, कवक का जो कोशिका भित्ति ये काइटिन का बना होता है, और पौधे का जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था, यानी गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो गुणसूत्र या क्रोमो शब्द दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? तो हाफ मिस्टर, वाल्डेयर, सूटन या वैगनर। तो क्रोमोसोम शब्द जो है ये वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरे होते हैं क्योंकि उनकी सतह पर डैश मौजूद होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सतह पर क्या पाया जाता है? तो राइजोसोम पाया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जिसके वजह से जो है इनकी सतह जो है खुरदरी होती है। और खुरदरी सतह होने की वजह से दोस्तों ये क्या है, किस में हेल्प करता है? तो ये खुरदरी सतह होने की वजह से ये जो है आपका प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक है, आपको पता है कि जो आरएनए या राइबोसोम है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प कौन करता है? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो खुरदरी सतह है वो इसको हेल्प करता है। तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदरा सतह है वो किसके संश्लेषण में हेल्प करता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक की कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ये पूछ रहा है जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो झिल्लीयुक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं? नहीं दोस्तों, ये जो प्रोकैरियोटिक है उसमें झिल्लीयुक्त कोशिका अंग उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। तो ये पहला ही कथन यहाँ पर इसके लिए गलत हो जाएगा। उसके बाद है, उनके पास अंगक या ऑर्गेनेल के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं। ये कथन यहाँ पर इसके लिए सही है। उनके गुणसूत्र में केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ये भी कथन इसके लिए सही है। और नेक्स्ट जो है, उनके आकार आमतौर पर 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की सीमा तक होती है। ये भी कथन सही है, यानी यहाँ पर ये तीनों कथन सही है। और इसमें जो है कोशिकांग का जो है ये अनुपस्थित होते हैं। ये पहला कथन इसके बारे में जो आपका प्रोकैरियोटिक के बारे में ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कोशिका द्रव, खाद्य राजधानी, प्लाज्मा झिल्ली या संकुचनशील रसधानी? तो अमीबा में जो दोस्तों किसके लिए? तो जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये संकुचनशील रसधानी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कोशिकाओं का एक कठिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है? लिंगामेंट, रक्त, हड्डी या उपास्थि? तो ये कोशिकाओं का एक कठिन मैट्रिक्स और एम्बेडेड जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे शरीर का कौन सा अंग बनता है दोस्तों? तो ये हड्डी बना होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक को डैश जगत के तहत शामिल किया जाता है? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक की कोशिका या जीव आते हैं उसे किस में शामिल किया जाता है? तो प्रोटिस्टा जगत में, प्लांटी जगत में, फंजाई जगत में या मोनेरा जगत में? तो प्रोकैरियोटिक के जितने भी दोस्तों जीव जंतु आते हैं उसे मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है? तो अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी काय उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें आपका डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए आपका केंद्रक के अलावा एक जगह और पाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा दोस्तों जो डीएनए है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ठीक है, पादप कोशिका में आपका किसका? तो स्टार्च का, प्रोटीन का और तेल कणिकाओं का संग्रहण पादप कोशिका में किसके द्वारा किया जाता है? तो हरित लवक, आवर्णी लवक, वर्ण लवक या जीव द्रवक? तो पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण दोस्तों ये आवर्णी लवक के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पादप कोशिका में दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसमें 3 तरह का जो है लवक पाया जाता है। एक तो आपका हरित लवक हो गया जो आपका भोजन बनाने में जो है पादपों में भोजन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, पेड़ पौधे को भोजन बनाने में कौन हेल्प करता है? तो ये हरित लवक हेल्प करता है। उसके बाद आवर्णी लवक। आवर्णी लवक क्या होता है दोस्तों? जितने भी आप भोजन तैयार हुए हैं तो भोजन तैयार होने के बाद जो उसमें स्टार्च बनता है, प्रोटीन बनता है और तेल बनता है, तो ये सभी को जो है स्टोर करने का काम कौन करता है? तो स्टोर करने का काम जो है ये आवर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लवक है ये वर्णी लवक है। वर्णी लवक क्या है दोस्तों? तो ये जो है जितने भी आपका जो फल हो गया, फूल हो गया, फल फूल
को क्या देता है, ये जो है फल फूल को एक डिफिनिट रंग प्रदान करता है। ठीक है, एक डिफिनिट वो फल फूल कैसे रंग का होगा, तो उसका जो डिफाइन किसके द्वारा होता है, तो ये वर्णी लवक के द्वारा होता है। यानी जो वर्णी लवक है फूल और फलों को एक रंग देने का काम करता है। तो ये तीनों लवक को आप ध्यान में रखें। हरित लवक का काम भोजन को तैयार करने का, अवर्णी लवक का काम भोजन को स्टोर करने का है, और जो वर्णी लवक है ये फल और फूलों में जो है रंग देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में से किसके अच्छे संकेतक हैं। जो लाइकेन का यूज है दोस्तों, लाइकेन जो है ये किसका अच्छा संकेतक के रूप में काम करता है, तो जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या उपरोक्त में से सभी। तो लाइकेन दोस्तों ये आपका वायु प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका CDPO का एग्जाम में भी अभी पूछा गया है। लाइकेन वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपका CDPO 2024 10 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो मुख्य घटना क्या है, तो DNA कॉपी का, RNA कॉपी का, mRNA कॉपी का, या DNA और RNA कॉपी का। तो प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ये RNA के किस पार्ट में होता है, तो mRNA में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना क्या हो जाएगा, तो mRNA कॉपी का बनना, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण ये कहाँ पर है, तो mRNA में बनता है, यानी mRNA हो गया मैसेंजर RNA। ठीक है, तो मैसेंजर RNA में जो प्रोटीन संश्लेषण का घटना होता है, तो यहाँ पर जो इसका प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो मुख्य घटना क्या हो जाएगा, तो mRNA की कॉपी। अभी मैंने बताया था दोस्तों जो प्रोटीन का संश्लेषण ये ER के किस सतह पर होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण ER का जो आपका खुरदरा सतह होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि किण्वन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये भी सही कथन है कि यहाँ जो श्वसन का जो प्रथम चरण होता है उसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के प्रथम चरण में जो है ग्लूकोज का विघटन होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का विघटन होता है श्वसन के प्रथम चरण में, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, नहीं ये यहाँ पर जो गलत हो गया दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से ये एसिटिक अम्ल नहीं होगा, बल्कि आपका ये जो होता है पायरुवेट अम्ल का जो है विघटन होता है। पायरुवेट अम्ल का जो है विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी सहायता से, तो ऑक्सीजन की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है। ये जो कॉर्क है उसकी कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, तो सोल्यूलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। तो कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ को हम लोग दोस्तों सुबेरिन कहते हैं, यानी जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो ये कौन सा जो है केवल पादप कोशिका में यहाँ पर मौजूद होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये तो दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होगा। केंद्रक भी आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होगा। गोल्जी गाय बॉडी ये भी आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होगा। प्लास्टिड जो है ये केवल पादप कोशिका में होगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है ये जो प्लास्टिड है ये आपका केवल किस में होगा, तो पादप कोशिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति का क्या काम है दोस्तों, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य, तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। यहाँ पर ये तो पहला कथन बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है ना, ये जो है दोस्तों जो आपका पादप कोशिका भित्ति ये निर्जीव होती है, तो ये कथन यहाँ पर इसके लिए नहीं सुटेबल है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं दोस्तों, कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण में कोई हेल्प नहीं करता, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो ये जो है आपका बाह्य या मैकेनिकल चीज़ों से जो पेड़ पौधे का रक्षा करता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं का रक्षा कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सच है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अधिकांश जीवों में DNA आनुवांशिक सामग्री है,
आरएनए अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया आनुवंशिक सामग्री है। आरएनए अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री है। डीएनए सभी विषाणुओं में आनुवंशिक सामग्री है, या आरएनए सभी विषाणुओं में आनुवंशिक सामग्री है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, जो आपका जेनेटिक चीज़ है दोस्तों ये डीएनए होता है। तो आनुवंशिक सामग्री यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, तो डीएनए। तो जहाँ पर आरएनए वाला शब्द आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, तो ये आरएनए खत्म हो जाएगा, ये आरएनए खत्म हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिक सामग्री किस में होता है, तो डीएनए में होता है। तो डीएनए सभी विषाणुओं की आनुवंशिक सामग्री होती नहीं, ये भी यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। तो अधिकांश जीवों में, जितने भी जीव हैं दोस्तों, उसमें जो आनुवंशिक सामग्री होती है वो क्या होता है, तो डीएनए होता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकांश जीवों में जो है डीएनए आनुवंशिक सामग्री होती है। और जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों में एक डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और प्रोह निर्माण को प्रभावित करता है। तो कोशिका के विभाजन में कौन हेल्पफुल होता है दोस्तों, तो साइटोकिनिन, जिबरेलिन, डोमिन्स या ऑक्सिन। तो कोशिका विभाजन में दोस्तों आपका जो हेल्प करता है ये साइटोकिनिन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो ये जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, गोल्जी काइपोडी पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका भित्ति का काम क्या है दोस्तों, तो पादपों को जो है बाहरी आवरण या बाहरी पर्यावरण घटना से बचाने का काम करता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों में किसका बना होता है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति पादपों में जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा ही इतना ही। तो वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा, वीडियो पर एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।